हाय मित्रों, द स्टडी आइस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अभी हम अपनी स्टडी क्यूज करने जा रहे हैं। इसमें इकोनॉमी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है, आप जरूर देखिए। आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, केस मैनेजमेंट बिल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको केस मैनेजमेंट बिल के संबंध में बताना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कह रही है, ये दीर्घकालिक बिल है, आपको बताना है दीर्घकालिक है या अल्पकालिक। दूसरा कह रहे हैं, इन्हें सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं, आपको बताना है कि ये आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं या नहीं। तीसरा कह रहा है, केस मैनेजमेंट बिल में निवेश को बैंकों द्वारा एसएलआर उद्देश्य के लिए सरकारी प्रतिभूति में एक योग्य निवेश के रूप में मान्यता दी गई है। तीसरा कथन ये कह रहा है कि इसको एसएलआर के रूप में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, आपको बताना है। तो मित्रों, पहले कथन के बारे में बता देता हूँ। ये क्या होते हैं, जो सरकार को अल्पकालिक पैसों की जरूरत होती है कुछ समय के लिए, 1 साल से कम समय के लिए थे, तो उस टाइम ये सरकार के निर्देश पर आरबीआई के द्वारा जारी किए जाते हैं और बाजार से पैसा लिया जाता है। इस दृष्टि से ये दीर्घकालिक का कह रहा है, तो हमारा ये दीर्घकालिक ना होके अल्पकालिक होगा। ये हमारा पहला कथन असत्य हो गया। दूसरा कह रहा है, इन्हें सरकार की ओर से आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है। तो मित्रों, ये हमारा कथन सत्य है, क्योंकि सरकार के निर्देश पर आरबीआई इसे जारी करती है और बाजार से सरकार के लिए पैसे का प्रावधान करती है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन सत्य हो गया। तीसरा कह रहा है ना, जो एसएलआर के बारे में, तो दोस्तों आपको बता देता हूँ, इसे एसएलआर के रूप में रख सकता है बैंक। इस दृष्टि से देखें तो हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया। तो 2 और 3 सही हो गया। आपको सही कथन ही पूछा है, तो इसका सही आंसर डी होगा, 2 और 3। अब इसके बारे में आप जान लीजिए। जो केस मैनेजमेंट बिल होता है, सरकार की तत्काल नकदी की जरूरत, सरकार को अगर तत्काल जरूरत है पैसों की, उसके लिए एक अल्पकालिक बिल है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन असत्य हुआ था, क्योंकि ये दीर्घकालिक की बात कर रहा है। आगे ये कह रहा है, सरकार की ओर से आरबीआई जारी करती है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, इसलिए ये अल्पकालिक मुद्रा बाजार का साधन है, ये भी आपको ध्यान रखना बता दिया पहले भी। जो सरकार को अपने अस्थायी नकदी प्रवाह को पूरा करने में मदद करता है, ये कह रहा है, अल्पकालिक का कह रहा है। और सरकार को जो अस्थायी कुछ समय के लिए पैसों की ज़रूरतें होती हैं, उसको ज़रूरत की पूरा करने के उद्देश्य से इसको जारी किया जाता है। इस दृष्टि से हमारा दूसरा कथन भी सत्य हो गया। अब हमारा तीसरा कथन ये देखो कह रहा है, इन्हें बैंकों द्वारा एसएलआर प्रतिभूति के रूप में रखा जा सकता है, आपको ये ध्यान होना चाहिए। इसे एसएलआर के रूप में रखा जा सकता है, मान्यता दी गई। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन भी सत्य हो गया था। दूसरा और तीसरा सत्य हो गया, तो इसका सही आंसर डी हो गया, 2 और 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, 2 नंबर, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। आपको विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना। जो 3 कथन दे रखे हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के संबंध में, उसके बारे में सही कथन बताना है। आरबीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए मानदंड निर्धारित करता, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। अनिवासियों द्वारा किया गया कोई भी इक्विटी निवेश जो किसी कंपनी की पूंजी के 10% से कम या उसके बराबर है, वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहलाता है। आपको बताना है, यदि किसी कंपनी में निवेश किया गया है और वो उस कंपनी की इक्विटी का 10% तक है, तो क्या वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, आपको बताना है। जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश है, ये गैर सूचीबद्ध शेयरों में निवेश कर सकते हैं। आपको बताना है कि जो शेयर बाजार में सूचीबद्ध नहीं है, लिस्टेड नहीं है, उसमें क्या निवेश कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको बताना है। तो मित्रों, आप अगर कॉमन सेंस से सोचोगे तो जो अपना निवेश ढांचा है, उसके द्वारा मानदंड आरबीआई निर्धारित नहीं करके सेबी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। आप सभी इसे कॉमन सेंस से देख के, अगर हमारा पहला कथन आप असत्य कर देते हो, तो एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा एक कथन असत्य हो गया और डी कथन असत्य हो गया, क्योंकि दोनों में एक आ रहा है और एक हमारा सही नहीं है। ये मानदंड है, ये सेबी के द्वारा जारी किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारा या तो बी ऑप्शन हो सकता है,
या सी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो दोनों में आ रहा है, तो हमारा 2 सही है। मित्रों आपको बता देता हूँ, अगर 10% से किसी कंपनी में कम है निवेश तो एफडीआई के तौर पर उसको गिना जाएगा, और 10% से ज़्यादा हो गया, सॉरी 10% से ज़्यादा हो गया तो एफडीआई के तहत गिना जाएगा, और 10% से कम हो गया तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के एफपीआई के अंदर गिना जाएगा। इस दृष्टि से हमारा ये दूसरा कथन सत्य हो गया। और आपको एक ये बात बता देता हूँ, जो शेयर बाजार में लिस्टेड है विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं वो सिर्फ उसी में निवेश कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी कंपनी में निवेश नहीं कर सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना चाहिए। जो गैर सूचीबद्ध हैं, जो नॉन लिस्टेड है, उसमें वो नहीं कर सकते हैं, ये करने की बात कर रहा। इस दृष्टि से हमारा तीसरा कथन असत्य हो गया। तो इसका सही आंसर केवल और केवल 2 होगा। तो ऑप्शन हमारा बी सही होगा, केवल और केवल 2। अब इसके बारे में जान लीजिए। जो विदेशी पोर्टफोलियो कह रहे हैं, ये सरकारी बॉन्ड में अपना निवेश कर सकते हैं, ये कॉर्पोरेट बॉन्ड में कर सकते हैं, और ये शेयर बाजार में कर सकते हैं। जो जो परिवर्तनीय प्रतिभूतियाँ उसमें कर सकते हैं, बुनियादी ढांचे की प्रतिभूतियाँ उसमें भी निवेश कर सकते हैं। ये सरकार जो विदेशी निवेशक होते हैं उनके द्वारा निवेश किया जाता है, यह आपको ध्यान रखना। आपको ये भी कह रहा था, देखो 10% से कम या उसके बराबर 10% तक है तो वो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश कहलाएगा, और अगर उससे ज़्यादा हो गया तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के रूप में उसको गिना जाता है। आपको मित्रों ये ध्यान रखना, जो एफडीआई है वो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड दोनों में निवेश किया जा सकता है एफडीआई के द्वारा, लेकिन जो एफपीआई है पोर्टफोलियो निवेश है उसको सिर्फ अगर सेबी के तहत वो सूचीबद्ध है शेयर बाजार में, तभी उसको लिस्टेड है, तभी उसमें निवेश किया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा सही आंसर इसका बी होगा। मित्रों एक बता देता हूँ, इसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल द स्टडी आईएएस विद सनोप देवसी पे शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए और रिवाइज कीजिए। और इसी अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि, आपको बताना शाख नियंत्रण की गुणात्मक विधि कौन सी है। जो ये 4 कथन दे रखे हैं इसमें से आपको गुणात्मक विधि उसके बारे में बताना है। पहली कह रहे हैं उपभोक्ता ऋण का विनियमन, आपको बताना है ये उपभोक्ता ऋण का विनियमन गुणात्मक है या मात्रात्मक। दूसरा कह रहा है छूट दर की नीति, आपको बताना छूट दर की नीति ये मात्रात्मक है या गुणात्मक। क्रेडिट की राशनिंग, आपको बताना है क्रेडिट की राशनिंग जो मात्रात्मक है या गुणात्मक। परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात, आपको परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात के बारे में बताना है, ये कथन मात्रात्मक है या गुणात्मक है। तो मित्रों आपको बता देता हूँ, पहला कथन हमारा गुणात्मक से होगा, जो विनियमन की बात कर रहा है, जो कंट्रोल करता है, इसमें कोई गणितीय रूप से परिवर्तन नहीं होता है, मात्रात्मक रूप से परिवर्तन नहीं होता है। इस दृष्टि से हमारा ये कथन गुणात्मक विधि से है, सत्य हो गया। और छूट दर की जो भी नीतियाँ होती हैं वो भी जो अपनी गुणात्मक विधि के अंतर्गत गिना जाता है। यदि बैंक छूट दे रहा है उसको मात्रात्मक विधि के अंतर्गत गिना जाता है, लेकिन छूट दर की जो नीति है, पॉलिसी है, उसको गुणात्मक विधि के अंतर्गत गिना जाता है। आपको ध्यान रखना, जैसे आरबीआई ने अपना कोई ब्याज दर में कटौती की, छूट या किसी ब्याज में छूट दी, तो वो तो मात्रात्मक गिना जाता है, लेकिन जो उनकी संबंधित जो नीति होती है, नीति में जो भी बदलाव करता है तो वो गुणात्मक विधि में गिना जाएगा। आपको ध्यान रखना। जो क्रेडिट की राशनिंग, ये भी मित्रों हमारा गुणात्मक विधि के अंतर्गत गिना जाएगा, आपको ध्यान रखना। लेकिन वो परिवर्तनीय आरक्षित अनुपात है, ये आपको इसके नाम से ही या सेंटेंस से भी पता चलना चाहिए कि आरक्षित अनुपात की बात कर रहा है, एक अनुपातिक रूप से है, तो ये मात्रात्मक रूप दर्शाता है, आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा ये कथन असत्य हो गया, क्योंकि ये अपना मात्रात्मक विधि का रूप है, न कि गुणात्मक। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया, दूसरा सत्य हो गया और तीसरा सत्य हो गया। तो 1 2 3 इसका सही आंसर ए हो गया। 1 2 3 आपको सही कथन ही पूछा है। इसके बारे में जान लीजिए। आरबीआई द्वारा उपभोग किए जाने वाले क्रेडिट नियंत्रण के लिए गुणात्मक तरीके, जो भी आपको तरीके दे रहे हैं सब आपको बता दिया है। इसमें क्या करते हैं, क्रेडिट राशनिंग में क्या क्या करते हैं आप पढ़ लीजिए। और जो उपभोक्ता ऋण का विनियमन, ये भी अपना गुणात्मक है। और सीमांत आवश्यकताओं के लिए परिवर्तन,
ये भी गुणात्मक के रूप में है। और नैतिक दबाव, आरबीआई बैंक को नैतिक दबाव देती है, वो भी गुणात्मक के रूप में गिना जाता है। इस दृष्टि से हमारा इसका आंसर ये ऑप्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किस संस्था को कॉल मनी मार्केट में भाग लेने की अनुमति है? आपको बताना है कॉल मनी के संदर्भ में कौन कौन सा इसमें भाग ले सकता है। आपको बता देता हूँ मित्रों कॉल मनी के बारे में। इसमें क्या होता है, एक बैंक, किसी बैंक के पास यदि तत्कालिक पैसे नहीं है, आज एक दिन के लिए मान लो, तो वो क्या करता है, अपने सहयोगी कोई दूसरा बैंक है उसको कॉल करता है। इसको ऐसे समझिए आप, उसको कॉल करके कहता है भाई मेरे को पैसे चाहिए क्या एक दिन के लिए, तो वो बैंक उसको पैसे देता है। इस दृष्टि से देख के तो ये मित्रों आपको बता देता हूँ, जो ये नियम है ये अपने भुगतान बैंक पे भी है, अनुसूचित बैंक पे भी है, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उस पर भी लागू होता है, और सहकारी बैंक है वो भी इंटर बैंक से ले सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो इनके चारों कथन सत्य है मित्रों, चारों ये इसमें भाग ले सकते हैं या एक दूसरे बैंक से उधार ले सकते हैं। हमारा पहला भी कथन सत्य हो गया, दूसरा भी सत्य हो गया, और तीसरा और फोर्थ चारों सत्य हो गया। तो इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर डी हो गया, 1 2 3 4। अब आप इसके बारे में जान लीजिए, ये कॉल मनी है, इसमें तरलता को पूरा करता बैंक को अगर एक दिन की ज़रूरत है उसके लिए बैंक से ऋण लेता है, उसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, आप देख लीजिए। और बैंक अपनी आरक्षित आवश्यकताएं एसएलआर और सीआरआर है को पूरा करने या किसी विशेष दिन नकदी की अचानक कमी को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसको जैसे वो प्रतिभूतियां खरीद के एसएलआर के रूप में भी रख सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे कह रहा कॉल मनी में जो भाग लेते हैं इसको आरबीआई के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें देखो ये लघु बैंक सहित स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो भी भाग ले सकते हैं, भुगतान बैंक भाग ले सकते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भाग ले सकते हैं, और शहरी बैंक भी। और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ जो प्राथमिक व्यापारी हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो इसका सही आंसर हमारा डी हो गया, ये सभी ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको सही कथन बताना है। पहला कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक सभी अनुसूचित बैंकों का नगद आरक्षित रखता है। आपको बताना जो आरबीआई है सभी अनुसूचित बैंकों का नगद आरक्षित रखता है या नहीं रखता है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य है। नए नोट जारी करना भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार का अधिकार है, आपको बताना है ये कथन सत्य है या असत्य। तीसरा कथन ये कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, आपको बताना ये कथन सत्य है या असत्य। तो मित्रों आपको बता देता हूँ जो ये दूसरा कथन है हमारा नोट जारी करने का अधिकार जो आरबीआई और सरकार का कह रहा है, लेकिन आपको बता देता हूँ नोट जारी करने का अधिकार केवल और केवल आरबीआई के पास है, लेकिन सिक्के जारी करने का अधिकार भारत सरकार के पास है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा दूसरा कथन असत्य हो गया। अब आप एलिमिनेशन मेथड से देखें तो हमारा सी कैंसिल हो गया और डी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो आप सभी को पता होगा ये सेंट्रल बैंक के लिए भी बैंक के रूप में कार्य करता है आरबीआई, और स्टेट बैंक के लिए भी बैंक के रूप में कार्य करता है। इस दृष्टि से देखें तो हमारा 3 नंबर कथन सत्य हो गया, 3 दोनों में आ रहा है। अब आपको एक बारे में बता देता हूँ, जो सभी अनुसूचित बैंक हैं वो नगद आरक्षित अनुपात रखते हैं, आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन भी सत्य होगा, इसका सही आंसर बी हो गया, 1 और 3। अब इसके बारे में आप जान लीजिए जो मैंने डिटेल दी है। जो बैंकिंग प्रणाली में आपको ये कह रहा है ये सर्वोच्च नियामक की निकाय है, आपको ये ध्यान रखना है आरबीआई, इसलिए सभी अनुसूचित बैंकों के नगद भंडार रखता है, आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस दृष्टि से हमारा ये कथन पहला सत्य हो गया, ये नगद आरक्षित रूप में नियमन करता है, ये भी आपको ध्यान रखना। इस दृष्टि से हमारा पहला कथन सत्य हो गया था। और आगे ये कह रहा है जो आरबीआई को नोट जारी करने का अधिकार के बारे में कह रहा है, साथ में भी बैंकों जो सिक्कों की आपूर्ति करता है वो
सरकार के द्वारा होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ये कह रहा है सिक्के सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, लेकिन जो वितरण की प्रणाली है वो आरबीआई कर सकता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और साथ में ये दोनों बैंक सरकारों का बैंक के रूप में कार्य करता है। इस दृष्टि से हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया, 1 और 3, 2 हमारा गलत हो गया। और इसी के साथ मित्रों हमारी श्रृंखला समाप्त हो जाती है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।